बहुत पुरानी बात है। एक गांव में अलगू चौधरी और जुम्मन नाम के दो मित्र रहते थे। दोनों में गाढ़ी मित्रता थी। दोनों सांझे में खेती करते थे। कुछ लेन देन भी साझा था। जुम्मन जब कहीं बाहर जाता तो अपना घर अलगू को सौंप देता और अलगू कहीं जाता तो जुम्मन पर अपना घर छोड़ देता। उनमें ना कोई खान पान का व्यवहार था और ना ही धर्म का कोई नाता, केवल विचार मिलते थे। मित्रता का मूल मंत्र भी तो यही है। इस मित्रता का जन्म उस समय हुआ था जब दोनों मित्र बालक थे और जुम्मन के पिता उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। अलगू ने गुरु की खूब सेवा की थी। बस तभी से उन दोनों की मित्रता हो गई, जो आज तक चली आ रही थी। जुम्मन की एक बूढ़ी मौसी थी। उसके पास कुछ थोड़ी बहुत जमीन थी। उसके निकट संबंधियों में कोई ना था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके वो जमीन अपने नाम पर लिखवा ली। जब तक जमीन जुम्मन के कब्जे में ना आई तब तक मौसी का खूब आदर सत्कार किया गया। खूब स्वादिष्ट व्यंजन खिलाए गए। हलवे पूरी की वर्षा सी होने लगी। पर जमीन पर कब्जा मिलते ही ये सब खातिरदारियां छूमंतर हो गई। जुम्मन की पत्नी रोटियों के साथ कड़वी बातों का सालन भी देने लगी। जुम्मन भी बिल्कुल निष्ठुर हो गया। अब बेचारी मौसी को रोज ही कड़वी बातें सुननी पड़ती थी। जुम्मन की पत्नी कहती, बुढ़िया ना जाने कब जाएगी। 2-3 बीघे क्या दे दिए मानो मोल ही ले लिया हो। बघारी दाल के बिना रोटियां नहीं उतरती। जितना रुपया इसके पेट में झोंक दिया उतने में तो पूरा गांव मोल ले लिया होता। कुछ दिन तक मौसी ये सब सुनती रही और सहती रही। पर जब सहा ना गया तो मौसी ने जुम्मन से कहा, बेटा तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह ना होगा। तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अपना पका कर खा लूंगी। जुम्मन ने कड़क कर जवाब दिया, रुपए कहाँ फलते हैं। मौसी ने नम्रता से कहा, मुझे कुछ रूखा सूखा तो चाहिए कि नहीं। जुम्मन ने गंभीर स्वर में कहा, तो मुझे थोड़े ही पता था कि तू मौत से लड़कर आई हो। अब तो मौसी बिगड़ गई। उन्होंने पंचायत करने की धमकी दे दी। जुम्मन ऐसे हंसा मानो जिस तरह कोई शिकारी हिरन को जाल की तरफ जाते हुए देखकर मन ही मन में हंसता है। वो बोला, हाँ जरूर पंचायत करो, फैसला हो जाने दो। मुझे भी ये दिन रात की खटखट पसंद नहीं है। पंचायत में जीत किसकी होगी इस बात पर जुम्मन को बिल्कुल भी संदेह नहीं था। आसपास के गांव में ऐसा कौन था जो जुम्मन के अनुग्रहों का ऋणी ना हो। ऐसा कौन था जो उसको शत्रु बनाने का साहस कर सके। आसमान से फरिश्ते तो पंचायत करने नहीं आएंगे। इसके बाद कई दिन तक बूढ़ी मौसी आसपास के गांव में दौड़ती रही। कमर झुककर कमान हो गई। एक एक पग चलना मुश्किल था। बिरला ही कोई भला आदमी होगा जिसके सामने बुढ़िया ने दुख के आंसू ना बहाए। किसी ने यूं ही उसे टाल दिया तो किसी ने इस अन्याय पर जमाने भर को गालियां दी। किसी ने कहा, अब तुम्हारे पांव कब्र में लटके हैं, अब तुम्हें क्या चाहिए, रोटी खाओ और अल्लाह का नाम लो। चारों ओर घूम घाम के बेचारी बुढ़िया अलगू चौधरी के पास आई और बोली, बेटा तुम भी दम भर कर मेरी पंचायत में चले आना। अलगू चौधरी ने कहा, बुलाकर क्या करोगी, गांव के आदमी तो वहां आवेंगे ही। इतनी विपदा तो मैं सबको रोवाई, अब आना या ना आना उन सब पर निर्भर है। यूं आने को तो मैं आ जाऊंगा मगर पंचायत में मुंह ना खोलूंगा। क्यों बेटा, अब इसका क्या जवाब दूं। जुम्मन मेरा पुराना मित्र है, उससे बिगाड़ कर नहीं रख सकता। बिगड़ने के डर से ईमान की बात ना कहोगे। अलगू चौधरी के पास इस सवाल का कोई उत्तर ना था। उसके हृदय में ये शब्द गूंज रहे थे कि क्या बिगड़ने के डर से ईमान की बात ना कहोगे। संध्या के समय पंचायत बैठ गई। जुम्मन पहले से ही वहां पर था और अलगू चौधरी से कुछ दूरी पर वो बैठा था। वहां भारी भीड़ जमा थी। अधिकांश लोग सिर्फ दर्शक बनकर आए थे। चारों तरफ कोलाहल मच रहा था। 5 लोग बैठ गए तो बूढ़ी मौसी ने विनती की, पंचो आज 3 साल हो गए, मैंने सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। इसने मुझे रोटी और कपड़ा देने का वादा किया था, परंतु अब ना तो मुझे पेट भर रोटी मिलती है और ना तन पर कपड़ा। मैं बेबस बेवा हूँ, आप लोग ही मेरा इंसाफ कीजिए। मैं पंचों का हुक्म सर माथे पर रखूंगी। उन्हीं में से एक रामधन बोला, जुम्मन किसे पंच चुनते हो, अभी से इसका निपटारा कर लो, फिर जो कुछ पंच कहेंगे वही मानना पड़ेगा।
जुम्मन को उन सभी सदस्यों में वही सब लोग दिख रहे थे जिनसे किसी ना किसी कारण से उसका मन मुटाव था। जुम्मन बोला, पंचों का हुक्म सर आंखों पर लूंगा। मौसी जिसे चाहो उसे पंच चुन लो, मुझे कोई एतराज नहीं है। मौसी जुम्मन की परेशानी समझ गई। वो बोली, बेटा, पंच ना किसी का दोस्त होता है और ना ही किसी का दुश्मन। तुम्हारा किसी पर विश्वास हो या ना हो, पर अलगू चौधरी को तो मानते हो। लो, मैं उन्हीं को सरपंच चुनती हूँ। जुम्मन तो आनंद से फूल गया, परंतु अपने भावों को छिपाता हुआ बोला, अलगू तो सही है, मेरे लिए तो सब एक से ही हैं। परंतु अलगू चौधरी इस झमेले में फंसना नहीं चाहता था। वो कन्नी काटते हुए बोला, मौसी, तुम तो जानती हो कि मेरी जुम्मन से गाढ़ी दोस्ती है। मौसी ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान थोड़े ही ना बेचता है। पंचों के दिल में खुदा बसता है। पंचों के मुंह से निकली हुई बात ईश्वर के मुंह से निकली हुई बात है। पंचायत की कार्रवाई शुरू हुई। अलगू चौधरी बोले, जुम्मन, हम और तुम पुराने दोस्त हैं, मगर इस समय तुम और बूढ़ी मौसी दोनों ही हमारी निगाह में बराबर हो। तुमको जो कहना है वो कहो। जुम्मन को पूरा विश्वास था कि बाजी अब उसके हाथ में है। उसने कहा, पंचों, 3 साल हुए मैंने मौसी की जमीन ली, उसे रोटी कपड़ा देता रहा और सेवा भी की, मगर जब औरतों के बीच में जरा अनबन हो रही है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। अब मौसी मुझसे महीने का खर्चा मांगती है, जबकि पहले महीने खर्च का कोई जिक्र नहीं था, वरना मैं भूल कर भी इस झमेले में ना पड़ता। मौसी की जमीन जितनी है उसमें मुनाफा नहीं होता। बस मुझे यही कहना है। अलगू चौधरी तो पूरा कानूनी आदमी था। उसने जुम्मन से प्रश्न पूछना शुरू किए। एक एक करके प्रश्न जुम्मन के दिल पर हथौड़े की तरह पड़ रहे थे। बाकी के पंच अलगू चौधरी के इस व्यवहार पर मुग्ध हो गए। जुम्मन चकित था कि अलगू को ये क्या हो गया है, ये क्यों मेरी जड़ें खोदने पर तुला है। अचानक ही इसे क्या हो गया? क्या इतने दिनों की दोस्ती कुछ काम नहीं आवेगी? जुम्मन अभी इसी उधेड़ बुन में था कि अलगू चौधरी ने अपना फैसला सुनाया। जुम्मन, पंचों ने इस मामले पर विचार किया और पंचों को लगता है कि मौसी का माहवार खर्च देना नीति संगत है। हमारा विचार है कि मौसी की जायदाद से इतना मुनाफा जरूर होता है कि उसे महीने का खर्च दिया जा सके। बस यही हमारा फैसला है। अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर ना हो तो जमीन के सौदे को रद्द समझा जाए। ये सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गया। जो अपना मित्र हो वो शत्रु का व्यवहार करने लगा। गले पर छुरी फेरने जैसी हालत आ गई। इसे ही समय का हेर फेर कहते हैं। जिस पर पूरा भरोसा था उसने समय आने पर धोखा दे दिया। यही कलयुगी दोस्ती है। अन्य पंच अलगू चौधरी के इस निर्णय की दिल खोलकर प्रशंसा करने लगे। वे कहते, इसी का नाम है पंचायत। दोस्ती अपनी जगह पर और न्याय अपनी जगह पर। इस फैसले ने अलगू चौधरी और जुम्मन की दोस्ती की जड़ें हिला दी। इतना पुराना मित्रता का वृक्ष सत्य का एक झोंका भी ना सह सका। अब उनमें सिर्फ शिष्टाचार का ही व्यवहार होने लगा। जुम्मन के मन में मित्र का ये व्यवहार आठों पहर खटका करने लगा। उसे हर घड़ी यही चिंता रहती कि कब और किस तरह उसे बदला लेने का अवसर मिलेगा। जुम्मन को बदला लेने का अवसर जल्दी ही मिल गया। पिछले साल अलगू चौधरी बैलों की एक जोड़ी मोल लेकर आए थे। बड़े ही सुंदर और बड़े बड़े सींगों वाले बैल थे। जुम्मन की पंचायत के 1 महीने बाद ही जोड़ी में से एक बैल मर गया। इस पर जुम्मन ने अपने दोस्तों से कहा, यह दगाबाजी की सजा है। जबकि अलगू चौधरी को संदेह था कि जुम्मन ने बैल को विष दिलवा दिया है। अब चौधरी की पत्नी और जुम्मन की पत्नी में इस बात को लेकर खूब झगड़ा होने लगा। जुम्मन ने किसी तरह शांति स्थापित की और दोनों ने अपनी अपनी पत्नियों को डांट कर घर वापस भेज दिया। अलगू चौधरी ने सोचा, अकेला बैल किस काम का। उसका जोड़ा बहुत ढूंढा पर ना मिला। फिर ये फैसला लिया गया कि इसे बेच देना चाहिए। गांव में एक समझू साहू था। एक बैल वाली इक्का गाड़ी हाँकता गांव में गुड़ और घी लाद कर मंडी ले आते और मंडी से तेल नमक भर कर ले जाते और गांव में बेच देते। समझू साहू को अलगू का बैल बहुत ही भा गया। उसने सोचा, ये बैल हाथ लगे तो दिन भर में बेखटके 3 चक्कर लग जाएंगे।
बैल देखा, गाड़ी में दौड़ाया, मोल तोल किया और उसे लाकर अपने द्वार पर बांध दिया। 1 महीने में दाम चुकाने का वादा भी कर दिया। चौधरी को भी गरज थी तो उसने घाटे की परवाह ना की। समझू साहू ने नया बैल पाया तो उसे रगड़ने लगा। वह दिन में 3-3 4-4 खेपे करने लगा। ना बैल के चारे की फिक्र और ना उसके पानी की, बस अपनी खेपों से ही उसको मतलब रहता। मंडी ले गए तो वहां कुछ सूखा भूसा उसके आगे डाल दिया। बेचारा जानवर अभी दम भी ना ले पाया था कि फिर से जोत दिया। वो बैल सोचता था अलगू चौधरी के घर पर थे तो चैन की बंसी बजती थी। कभी कभार जोते जाते थे, साफ पानी भूसे के साथ खल भी मिलती थी। शाम सवेरे एक आदमी खरहरे करता, पोंछता और सहलाता था। अब वो सुख चैन कहाँ था। कुछ ही दिनों में बैल की हड्डियां निकल आई। एक दिन साहू जी ने दुगना बोझ उस पर लाद दिया। दिन भर के थके हुए जानवर को साहू जी कोड़े से फटकारने लगे। फिर क्या था, बैल चल पड़ा। साहू जी को पहुंचने की जल्दी थी, इसीलिए निर्दयता से कोड़े फटकारने लगे। परंतु इस बार बैल की शक्ति जवाब दे गई। वो धरती पर गिर गया और ऐसा गिरा कि फिर से ना उठा। साहू जी ने उसे बहुत पीटा, टांग खींची, नथनों में लकड़ी ठूस दी, पर कहीं मुर्दा भी उठते हैं भला। साहू जी खूब चिल्लाए, पर दूर दूर तक कोई नजर ना आया। आसपास कोई गांव भी नहीं था। लगे बैल को कोसने, तुझे मरना ही था तो घर पहुंचकर मरता, ससुरा बीच रास्ते में ही मर गया। अब गाड़ी कौन खींचे, बीच रास्ते में छोड़कर जा भी नहीं सकते। कमर में 250 रुपये बंधे थे और गाड़ी में माल लदा था, सो उन्होंने रात वहीं पर बिताने का निर्णय किया। वो गाड़ी पर ही सो गए। सुबह उनकी नींद टूटी तो देखा रुपयों की थैली गायब थी और तेल के कई कनस्तर भी नदारद थे। वो सिर पीटने लगे और पछाड़ खाकर गिरने लगे। साहू जी रोते बिलखते हुए घर पहुंचे, अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। पत्नी पहले तो बहुत रोई और फिर अलगू चौधरी को गालियां देने लगी। घोड़े ने ऐसा कुलच्छणी बैल लिया है कि जन्म भर की कमाई ले गया। इस घटना को कई महीने बीत चुके। अलगू जब भी अपने बैल का दाम मांगने जाता तो साहू और उसकी पत्नी दोनों झल्लाए कुत्ते की तरह उस पर टूट पड़ते और बकने लगते। कहते, यहाँ तो सारी कमाई लुट गई, सत्यानाश हो गया और इन्हें अपने दामों की पड़ी है। मुर्दा बैल दे दिया था, उस पर भी दाम मांगने चले आए। हमारी आंखों में धूल झोंक दी और सत्यानाशी बैल हमारे गले में बांध दिया। हम दाम क्यों दें, बेवकूफ समझा है क्या? ज्यादा हो तो हमारा बैल खोल कर ले जाओ, महीने भर के बदले 2 महीने जोत लो, और क्या लोगे? चौधरी के अशुभ चिंतकों की कमी न थी गांव में। ऐसे मौके पर वे भी इकट्ठा हो जाते और साहू जी की हाँ में हाँ मिलाने लगते। परंतु चौधरी जी 150 रुपये हाथ से ना जाने दे सकते थे। एक दिन वो भी गर्म हो गए। बात हाथापाई तक पहुंच गई। शोरगुल सुनकर गांव के किसी भले मानस ने परामर्श दिया कि ऐसे काम ना चलेगा, पंचायत कर लो, जो कुछ तय होगा उसे स्वीकार कर लेना। साहू जी राजी हो गए। अलगू चौधरी ने भी हामी भर दी। पंचायत की तैयारियां शुरू होने लगी। दोनों पक्षों ने अपने अपने दल बनाने शुरू कर दिए। तीसरे दिन उसी जगह पर पंचायत बैठी। रामधन ने कहा, अब देरी क्या है, पंचों का चुनाव हो जाना चाहिए। बोलो चौधरी, किस किस को पंच चुनते हो? अलगू चौधरी ने दीन भाव से कहा, समझू साहू ही चुन ले। समझू कड़क कर बोला, मेरी ओर से जुम्मन पंच होगा। जुम्मन का नाम सुनते ही चौधरी का कलेजा धक धक करने लगा, मानो अचानक किसी ने उसे थप्पड़ मार दिया हो। रामधन ने अलगू चौधरी से पूछा, क्यों चौधरी, तुम्हें कोई एतराज है? अलगू चौधरी ने बड़े ही निराशा भरे स्वर में कहा, नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है। सरपंच के उच्च स्थान को ग्रहण करते ही जुम्मन के मन में अपनी जिम्मेवारी का भाव पैदा हुआ। उसने सोचा, मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च स्थान पर बैठा हूँ। मेरे मुंह से इस समय जो भी निकलेगा वो देववाणी के ही समान होगा और देववाणी में मेरे मल का मैल नहीं होना चाहिए। पंचों ने दोनों पक्षों से सवाल जवाब किए। बहुत देर तक दोनों दल अपने अपने पक्ष का समर्थन करते रहे। इस बात पर सब सहमत थे कि समझू साहू को बैल का मूल्य देना चाहिए।
परंतु वो महाशय इस कारण से रियायत करना चाहता था कि बैल मर जाने की वजह से समझू साहू की हानि हुई है। इसके अलावा दो पंच समझू साहू को भी दंड देना चाहते थे कि उसी के अत्याचारों से बैल की मौत हुई है। अंत में जुम्मन ने अपना फैसला सुनाया। उसने कहा, चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया है। समझू साहू को बैल की उचित कीमत चुकानी ही होगी। जिस वक्त बैल उन्हें दिया गया था उसे ना कोई बीमारी थी। अगर उसी समय दाम दे दिए जाते तो आज समझू उसे फेर लेने का आग्रह ना करता। बैल की मृत्यु सिर्फ इस कारण से हुई है कि उससे बड़ा ही कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का कोई भी प्रबंध ना किया गया। रामधन ने कहा, समझू ने बैल को जानबूझकर मारा है, इसलिए उसे दंड देना चाहिए। जुम्मन बोला, यह दूसरा सवाल है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। साहू जी ने कहा कि हमारे साथ कुछ रियायत होनी चाहिए। तो जुम्मन बोला, यह अलगू चौधरी की इच्छा पर निर्भर है। अगर वो रियायत कर दे तो उसकी भलमनसाई। अलगू चौधरी फूले ना समाए। वह उठ खड़े हुए और जोर से पंचो परमेश्वर की जय बोलने लगे। इसके साथ ही चारों ओर उसके प्रतिनिधि पंच परमेश्वर की जय, पंच परमेश्वर की जय करने लगे। वो बोले, यह मनुष्य का काम नहीं है। पंच में परमेश्वर वास करते हैं, यही उनकी महिमा है। पंचों के सामने खोटे को कौन खरा कह सकता है। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू चौधरी के पास गए और उन्हें गले से लगा लिया और बोले, भैया, जब से तुमने मेरी पंचायत की है तब से मैं तुम्हारा प्राणघातक शत्रु बना बैठा था, परंतु आज मुझे ज्ञात हुआ कि पंच के पद पर बैठकर कोई भी किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं रहता। न्याय के सिवा उसे कुछ नहीं सूझता। आज मुझे विश्वास हो गया कि पंच की जुबान में खुदा का वास होता है। अलगू रोने लगा। इस पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर से हरी हो गई। दोनों पुराने मित्र फिर से एकजुट हो गए।